आज हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, जैसे कि कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड। कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए किया जाता है कि इनिशियलाइज करने के लिए। मेथड्स एक ऐसी मेथड है जिसमें आपको अगर कोई वेरिएबल्स है, ठीक है, फंक्शंस है, आपको अगर इनिशियलाइज करना है व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, देन आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। लेकिन जब इनिशियलाइज होता है, इन्वोक होता है कंस्ट्रक्टर, देन दैट टाइम दैट ऑब्जेक्ट टेक्स सम मेमोरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेमोरी ऑक्युपाई करता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट का हमें काम ही नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का हमें काम ही नहीं है, कंस्ट्रक्टर का हमें अभी काम ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी हमें क्या करनी है, रिलीज करनी है। मेमोरी रिलीज करनी है, दैट टाइम हमें डिस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्युपाई करता है व्हेन दैट इज इन्वोक। ओके, इन्वोक होता है, इनिशियलाइज होता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास में जो भी मेंबर फंक्शंस है, मेंबर मेथड्स है, ठीक है, डेटा मेंबर्स है, तो उनके लिए एक मेमोरी ऑक्युपाई कर लेता है, उतनी मेमोरी ऑक्युपाई कर लेता है। लेकिन अगर हमें उसका काम ही नहीं है अभी प्रोग्राम में, वो ऑब्जेक्ट का काम जो था वो खत्म हो गया, एंड हो गया, then that time we need to release the memory which is consumed by that object, right? So that time we use a destructor. Okay, destructor is nothing but the method like a constructor. constructor जैसे एक मेथड थी, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है। ओके, डिस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब आप क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर में न्यू कीवर्ड का यूज हम करते हैं, राइट? कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय द न्यू, हम ओनली न्यू इतना भी लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। ओके, लेकिन आप जब डिस्ट्रक्टर यूज करते हो तो डिस्ट्रक्टर में फाइनलाइज मेथड का यूज किया जाता है। ओके, सो डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है? डिस्ट्रक्टर इज यूज टू रिलीजिंग द मेमोरी कंज्यूम बाय द ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जो भी मेमोरी कंज्यूम करके रखता है, वो मेमोरी ऑब्जेक्ट सॉरी मेमोरी विच इज कंज्यूम बाय द ऑब्जेक्ट रिलीज करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। देन द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर शुड बी फाइनलाइज एंड द मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में, जिसकी मेथड ऑलरेडी क्या है, डिफाइन है। ओके, क्योंकि जैसे न्यू है, फाइनलाइज है, लेकिन इसका काम क्या है, ये कंपाइलर को कौन बताएगा? तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बताता है कि फाइनलाइज है, इसका मतलब हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्टर का यूज करना है। दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्युपाई करके रखी है उसको रिलीज अभी करना है। ओके, सो that time we use the finalize method. That time we use the finalize method. Okay, like a constructor, ठीक है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, सेम डिस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू हेल्स इट इज सब रूटीन। समझ में आ गया क्या है? कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम इसके सामने क्या लगाते हैं, सब, बिकॉज दिस इज अ सब रूटीन। सब अगर आपको दिख जाता है, ये सब कीवर्ड का मीनिंग क्या है, दिस फंक्शन और मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, that's why we use sub, it is called the subroutine. Okay, then does not accept any parameter। लेकिन आपने देखा है कि न्यू में मीन्स कंस्ट्रक्टर में क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वैसे पैरामीटराइज भी कंस्ट्रक्टर है। दैट मीन्स दिस कंस्ट्रक्टर रिसीव्ड और एक्सेप्ट द पैरामीटर, but destructor does not accept any parameters, only one destructor for a class। एक क्लास में आप नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर ले सकते हो, लेकिन डिस्ट्रक्टर आपको एक ही लेना है, ओनली वन डिस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, एंड डिस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिट। ओके, कंस्ट्रक्टर आप इनहेरिट कर सकते हो लेकिन डिस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं कर सकते हो।
no need of explicit invocation. ओके, explicit invocation का इन्वोक करने की आवश्यकता डिस्ट्रक्टर को भी नहीं है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली इन्वोक करते हैं क्या? नहीं करते. that invoke automatically as soon as you create the object of class. सेम यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टर खुद इन्वोक हो जाता है जब वो ऑब्जेक्ट नॉन रीचेबल होता है. मीन्स जब उस ऑब्जेक्ट का कुछ काम ही नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रक्टर उसको मेमोरी जो है वो रिलीज कर देता है. दे आर कॉल्ड व्हेन द एग्जीक्यूशन इज अबाउट टू फिनिश. डिस्ट्रक्टर कब होता है? कॉल व्हेन एग्जीक्यूशन इज अबाउट टू फिनिश. जब एग्जीक्यूशन फिनिश होने को होता है तभी जाके डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली. समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में का डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको बता दिया. कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है. डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, जो भी मेमोरी कंज्यूम की है ऑब्जेक्ट ने वो रिलीज करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज होता है. फाइनलाइज मेथड ही इसमें यूज की जाती है. एंड this does not return any value, that's why it is a subroutine. And it does not accept any parameters. only one destructor और one class, एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर रख सकते हैं और डिस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते. एंड नो नीड टू एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन. एक्सप्लिसिटली इन्वोक करने की आवश्यकता इससे नहीं है. ये कब कॉल होता है? व्हेन द एग्जीक्यूशन इज अबाउट टू फिनिश. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर. आपको मे बी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको समझना चाहिए कि डिस्ट्रक्टर कब लिख सकते हो आप, जब आपको कंस्ट्रक्टर की कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगी तब. ओके, समझ में आ रहा है? इसका सिंबल सॉरी सिंटैक्स देखिए. सिंटैक्स क्या है? सिंपल सिंटैक्स है. आपको जैसे बताया कि डिस्ट्रक्टर को कैसे लिखा जाता है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड सब फाइनलाइज. ओके, जैसे कि कंस्ट्रक्टर को सिंपल सब न्यू अगर लिख लेते हो तो वो हो गया कंस्ट्रक्टर. लेकिन इसका जो सिंटैक्स है, इसको लिखने का जो तरीका है, इसको लिखना पड़ता है प्रोटेक्टेड ओवरराइड्स सब फाइनलाइज. सब क्यों है वो आपको पता है? सब क्यों है? बिकॉज this does not return any value and it does not take any parameters. यहाँ पे पैरामीटर्स भी नहीं होते. यहाँ पे आपको ओनली लिखना है प्रोटेक्टेड ओवरराइड सब फाइनलाइज. और इसमें अगर आपको कोड लिखना है लिख सकते हो. ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रोटेक्टेड ओवरराइड सब फाइनलाइज, यही मेथड आपका डिस्ट्रक्टर है. इसी को हम डिस्ट्रक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एकदम इजी एग्जाम्पल हम ले लेंगे डिस्ट्रक्टर का. देखिए, एक मॉड्यूल में एक यूजर क्लास लिया, क्लास यूजर पब्लिक सब न्यू. ये क्या है? दिस इज द कंस्ट्रक्टर पब्लिक सब न्यू. ये तो समझ में आ गया. कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम क्या किया, एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्रिएटेड, एक राइट लाइन फंक्शन दे दिया. राइट, देन यहाँ पे हमने क्रिएट किया डिस्ट्रक्टर. यहाँ पे हमने क्रिएट किया डिस्ट्रक्टर. ओके, this is constructor, this one is destructor. protected override sub finalize. ये कब कॉल होगा? ये कॉल होगा जब ये यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब. ओके, और ये कब कॉल होगा? दिस क्रिएट ऑटोमेटिकली, दिस कॉल ऑटोमेटिकली और इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन इज द प्रोग्राम इज अबाउट टू एंड. प्रोग्राम जब खत्म होने को आता है तब. ठीक है, देन मेन में कुछ मेथड्स ले लिए, जैसे कि डिटेल cg डॉट कलेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन हमने ले लिया. और यहाँ पे फिर से एक सब रूटीन लिया हमने डिटेल्स नाम का, और उसके अंदर क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? सो यूजर नाम का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यूजर, स्मॉल यूजर. ओके, सो
यूजर नाम का ऑब्जेक्ट यूजर क्लास के लिए हमने क्रिएट किया, लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट में और क्लास नेम में डिफरेंस है। इसका यू जो है ऑब्जेक्ट का स्मॉल है, क्लास नेम का कैपिटल है। आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ओनली यू भी लिखा ओबीजे भी लिखा तो भी चलेगा, राइट। जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्या कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा ये सब रूटीन, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर। ओके, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेथड्स है, नंबर ऑफ मेथड्स दी हुई है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का अभी काम ही नहीं है, यूजर का अभी कुछ भी काम ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये जो डिस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हो जाता है और जो भी मेमोरी ऑक्युपाई की है कंस्ट्रक्टर ने वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय और रिलीज कर डालता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, यही प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। ओके, आज विजुअल स्टूडियो शुरू करेंगे। ठीक है, और डेमो डिस्ट्रक्टर हमारे पास लास्ट लेक्चर का एक प्रोग्राम है, उसी में हम चेंजेस कर देते हैं। ओके, डिस्ट्रक्टर का यही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम ओके क्या किया, सब new, that means constructor, then protected override sub finalize, this is destructor. Okay, then this is main method, sorry, this is main method. Okay, then number of methods इसमें ले ली और एक प्रोसीजर हमने ली, एक मेथड फिर से ली जिसमें हमने एक यूजर बोले ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, आपको समझ आएगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यूजर के लिए, ठीक है, किसके लिए, यूजर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक होता है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया, लेकिन उसके बाद सब मेथड्स कॉल हुए, समथिंग हुआ, और जब हमें ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं है तब जाके ये डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, देखिए ये प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए, एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, कहाँ पे है, दिस वन, पब्लिक सब न्यू मीन्स सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया, एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज डिस्ट्रॉयड। ओके, एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास डिस्ट्रॉयड। ओके, यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो दिस इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर, दिस वन इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? तो ओके, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज and destructor is used to release the memory occupied by the object. ओके, कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सब न्यू, सब क्यों, बिकॉज दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। लेकिन कंस्ट्रक्टर के टाइप्स है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, और डिस्ट्रक्टर के एक ही टाइप है, दैट इज only destructor. Okay, and it is defined by the method protected override sub, protected override sub, this also does not return a value. Okay, destructor does not return a value but it does not accept a parameters too. ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स भी नहीं लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। फिर से आज एक न्यू कॉन्सेप्ट हमें देखना है, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है,
आज हमें देखना है इनहेरिटेंस। अभी ये इनहेरिटेंस क्या होता है, आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा या जावा पढ़ रहे होंगे तो जावा में आपने पढ़ा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्राइमरी फीचर्स है। इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द, एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कंसोल एप्लीकेशन पे ही हम अभी पढ़ रहे हैं, विंडोज एप्लीकेशन हम शुरू करेंगे। ओके, डेमो इनहेरिटेंस, मैंने एक नाम दे दिया। ओके, अभी इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज अ प्राइमरी फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स, यह हमें एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज करने की परमिशन देता है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारे पास अगर एक कोड है तो उस कोड को रीयूज करने की हमें एक परमिशन देने का काम करता है इनहेरिटेंस। दैट मीन्स हमारे पास अगर एक क्लास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वही क्लास के सम फीचर्स आपको अगर यूज करने हैं, पूरे फीचर्स नहीं, आपको सम फीचर्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 मेथड्स हुए और 10 में से मुझे 5 या 6 मेथड्स का यूज करना है, तो फिर से वही 5-6 मेथड लिखने से अच्छा we can inherit that class, we can inherit that method from that class. Okay, इनहेरिट करना यानी क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। चाइल्ड क्या करता है कि पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो क्या करता है, इनहेरिट करता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अपने पिताजी से, एक फादर से क्या इनहेरिट करेगा, सबसे पहले तो पिताजी का सरनेम आता है उसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, वो अपने बच्चों को मिलती है। ठीक है, मे बी दिखने में भी कभी कभी सेम होता है, उसके एक्टिविटीज भी कभी कभी सेम हो जाती है। ऑलराइट, सो दैट child inherits some properties from the from his father, right? So यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि एक क्लास जो है दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है, यूज कर सकता है। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, समझ में आ रहा है? सो इनहेरिटेंस के भी फिर टाइप्स है, इनहेरिटेंस के भी फिर टाइप्स है। देखिए, जिस क्लास से जिस क्लास से हम प्रॉपर्टीज और फीचर्स इनहेरिट करते हैं उसे बेस क्लास बोलते हैं। पेरेंट क्लास को ही हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ओके, जो भी पेरेंट क्लास है उसे हम बोलेंगे बेस क्लास, और जो भी चाइल्ड क्लास है उसे हम बोलेंगे derived class. Why it is called derived? Because that class is derived from this base class. Okay, for example, बेस क्लास में अगर हमारे पास 3 फीचर्स है A, B एंड C, देन डिराइव्ड क्लास में, बेस चाइल्ड क्लास में क्या हो सकता है, वो तो 3 फीचर्स हमने डिराइव्ड कर लिए A, B और C, लेकिन साथ में एक खुद का फीचर्स भी है D। ओके, दैट इज द पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। समझ में आ रहा है? इसके भी फिर नंबर ऑफ टाइप्स है, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड, मल्टीपाथ एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, समझ में आ रहा है? सो सबसे पहले तो हम इनहेरिटेंस कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, इनहेरिट कैसे किया जाता है, वो उसके हम सिंपल प्रोग्राम एक देख लेते हैं कि सिंपल इनहेरिटेंस कैसे होता है। इनहेरिटेंस का प्रोग्राम अगर करना है, मेथड हमें अगर एक्सेस करना है, ठीक है, एक क्लास की दूसरे क्लास में, तो हाउ वी कैन एक्सेस इट, हाउ वी कैन एक्सेस इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास ले लेता हूं, मे बी parent class। ओके, पब्लिक क्लास, इसका नाम दे देता हूं मैं पेरेंट। ओके, पब्लिक क्लास पेरेंट, क्लास में एक मेथड ले लेता हूं, एक मेथड लेता हूं
पब्लिक सब P1 नाम की एक मेथड मैंने ले ली, ओके, जिसमें टाइप करता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज parent class, this is parent class, ओके। एक क्लास हमारा हो गया। फिर से मैं एक काम करता हूँ, दूसरा क्लास ले लेता हूँ, चाइल्ड क्लास, ठीक है। आप नंबर ऑफ क्लासेस ले सकते हो, पब्लिक सॉरी क्लास चाइल्ड, ओके। इसमें भी एक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक सब में भी C1 नाम की मेथड लेता हूँ, चाइल्ड की मेथड है इसलिए, ओके। और इसमें भी लिख लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज child class. How we can access the method from the class? क्लास की मेथड अगर मुझे एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करूंगा? बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अभी मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा चाइल्ड क्लास है, मुझे एक ऐसा क्लास बनाना है जिसमें ये जो पेरेंट क्लास के कुछ मेथड्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर से एक मेथड यहाँ पे ले लेता हूं मैं, पब्लिक सब P2 नाम देते हैं इसको, ओके। और कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज सेकंड पेरेंट, ठीक है, सेकंड पेरेंट मेथड, ओके। एक फिर से मेथड ले ली। मुझे क्या करना है, एक मुझे चाइल्ड क्लास ऐसा चाहिए जिसमें इसकी एक खुद की मेथड है और एक मेथड एक प्रॉपर्टी कहाँ से है, एक पेरेंट क्लास से भी है, ओके। अभी मुझे अगर एक्सेस करना है सो आई कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। सो मैं एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, डिम में भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने यहाँ पे सी एज, कौन से क्लास का है, चाइल्ड क्लास का। सो इसे यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ओके। व्हेन आई क्लिक सी डॉट जैसे करता हूँ मुझे ओनली एक ही मेथड मिल रही है, C1 मेथड। ओनली मुझे कौन सी मेथड मिल रही है, C1 मेथड मिल रही है, राइट। C.C1 में अगर करता हूँ तो ओनली दिस इज this method can access, okay, this method will get access, okay। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास ऐसा बनाना है कि इसमें मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है मेथड से वो इनहेरिट करनी है, ओके। मुझे इनहेरिट करनी है या मुझे इसकी सभी की सभी मेथड होना है और इसकी भी एक मेथड होना। देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंड दिस, हर एक का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से अच्छा मैं एक ही का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ चाइल्ड क्लास का और आई कैन एक्सेस दिस एंड दिस। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी पड़ेगी। और इनहेरिट करने के लिए जैसे आप जावा में एक्सटेंड लिखते हो, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको इनहेरिट करना है तो आपको सिंपल देना पड़ेगा कोलन और यहाँ पे आपको लिखना है इनहेरिट्स। इनहेरिट्स किस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं किसकी, तो पेरेंट क्लास की। किसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास की। सिंपल है, देखिए अभी तक मैंने इतना ही प्रोग्राम किया था, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम है हमारा, जो प्रोग्राम हमने पहले भी किए हुए हैं, ओके।
but now I want to access some properties of this class. Now I want to access some properties from this parent class to the child class. Then I need to inherit that properties, these properties to this class. Okay, मुझे चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मीन्स दो मेथड्स है, वो एक्सेस करनी है. मुझे फिर से रिपीट लिखना नहीं है, ओनली एक्सेस करना है. सो आई कैन एक्सेस बाय यूजिंग इनहेरिटेड. इनहेरिट करने के लिए फिर मुझे क्या करना है, ओनली यहाँ पे लिखिए कोलन इनहेरिट्स. जो भी क्लास को आपको इनहेरिट करना है उस क्लास का आपको यहाँ पे नाम देना है, पेरेंट्स. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या किया, ओनली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. हमने ओनली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या, नहीं किया. फिर भी वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज और दैट मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास बिकॉज now we inherit it from this parent class. okay, देखिए अब यहाँ पे ओनली मैं सी डॉट भी लिखता हूं तो मुझे C1 जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड क्लास की, ए भी दिखती है और P1 P2 ए भी यहाँ पे शो हो रही है. ठीक है, नाउ यू कैन एक्सेस बोथ P1 मेथड और P2 मेथड, वॉट एवर यू वांट टू एक्सेस. ओके, whatever you want to access you can access. okay, समझ में आ रहा है. so this is the basic of inheritance, this is the basic concept of inheritance. समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, समझ में आ रहा है. so इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सॉरी, हमने रीड लाइन नहीं लिखा इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया लेकिन स्क्रीन होल्ड नहीं हुई. तो यहाँ पे एक बार रीड लाइन लिख लेते हैं. ओके, नाउ वी कैन सेव एंड रन. ओके, प्रॉपर्टीज. ओके, देखिए क्या हुआ, दिस इज चाइल्ड क्लास. सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है. ओके, तो दिस इज चाइल्ड क्लास. कहां से आया, मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ. मैंने यहाँ पे ओनली एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का और सी से हमने चाइल्ड क्लास की मेथड जो है C1 एक्सेस किया. तो C1 में क्या है, C1 में कंसोल डॉट राइट लाइन दिस इज चाइल्ड क्लास लिखा हुआ है. लेकिन C.P1 भी मैंने किया. हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज ये जो मेथड है इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो पेरेंट क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था. लेकिन यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, ओनली क्या किया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में. तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है ऑल आर इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास. दैट्स व्हाई वी कैन नाउ एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास विद फ्रॉम द चाइल्ड क्लास. समझ में आ रहा है. दैट्स व्हाई C1.P1 सॉरी C.P2 करते हैं तो P1 में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, P2 में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि यहाँ पे हो चुका है. समझ में आ रहा है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, बाकी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.